हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर बातें करें ह्यूमंस आर इन द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में सारे के सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आप लोगों को अगर किसी प्रकार का अगर किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को आज इस क्लास में पढ़ना है, इस वीडियो में पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग को पढ़ने हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, आंखों के पार्ट्स के बारे में देखने हैं। डिफेक्ट इन ह्यूमन आईज एंड करेक्शंस। नेक्स्ट देखने हम लोग का रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्सन, स्पेक्ट्रम, रेनबो फॉर्मेशंस एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे जो है टॉपिक्स इस वीडियो में 1 शॉट वीडियो में आपको देखने को सुनने को मिलेगा। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईज। आंखों का अगर बात करें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आंख के बारे में, तो आंख यहाँ पे दिख रहा है आपको एक स्फेरिकल नजर आ रहा है, स्फेयर बॉल लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्फेरिकल नजर आ रहा है। अब ये ह्यूमन आइज की बातें कर रहे हैं हम लोग, तो बोला गया ये जो आइज होता है ये एक सेंस ऑर्गन है। जैसे हम लोग को 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसी में से अगर बात करें वन ऑफ द मोस्ट एक पार्ट्स होते हैं हम लोग का आइज का, जिसके बिना हम लोग दुनिया नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। बोला गया यहाँ पे द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू सी, जो हम लोग देखने का काम करते हैं, लोकेटेड इन द आई सॉकेट इन स्कल, जो स्कल है। ठीक है, अगर बात करें ये स्कल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल यहाँ पे एक सॉकेट होता है। इस सॉकेट के अंदर में ये आइज क्या है पूरी तरीके से फिट किया हुआ है। ठीक है, अब इस सॉकेट की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ बोला कि इसका जो डायमीटर होगा आई बॉल के अगर डायमीटर की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर इसको इस तरीके से लेके चलते हैं, ये डायमीटर हुआ ना, क्योंकि पूरे तरीके से स्फेरिकल है। अगर ये पूरे तरीके से अगर स्फेरिकल है तो इसका जो डायमीटर की बात कहा जा रहा है बच्चों, ये कितना है 2.3 सेंटीमीटर इसके ये डायमीटर होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमंस आई अगर देखें यहाँ पे बच्चों तो एक देखने के काम के लिए होता है। ठीक है, ये एक सेंस ऑर्गन है और ये एक स्कल में होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसके जो डायमीटर होते हैं स्कल के, जहां पे इसको फिट किया जा सकता है डायमीटर के हिसाब से आई बॉल का, वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात समझते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया सर, ये ह्यूमंस आई होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे बच्चों वैसे वैसे आपको जो है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। बोला कि कॉर्निया, तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, जो ह्यूमंस आई का आई बॉल के साइज कितने होते हैं 2.3, उसके डायमीटर होते हैं 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर। अब आगे समझिए कॉर्निया। कॉर्निया क्या बोला गया, इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है आइज का अगर बात करें जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट, ये आउटर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है ना, एक तरीके से जो परत होता है अगर बात करें लेवलिंग जो होगा वो बहुत ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट इतना होता है कि इसका देखिए क्या काम है, इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट को क्या करेगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे बेंड करेगा लाइट, ये डायरेक्टली आइज में नहीं जा सकते, रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये आउटर मोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं लेयर होते हैं, जैसे लाइट अगर आएगा उसको रिफ्रैक्ट कर देगा। दूसरी बात, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स, इसका काम क्या है, जो जर्म्स है डस्ट है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसको आंखों में आने नहीं देगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया। 2 बातें यहाँ पे मैंने कॉर्निया के बारे में लिए, बोला प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स एंड लाइट्स इंटर थ्रू आइज थ्रू कॉर्निया। लाइट जो एंटर करेगा बच्चों, लाइट जो एंटर करेगा वो कॉर्निया के हिसाब से ही करेगा, कॉर्निया के माध्यम से ही करेगा। ठीक है, तो कॉर्निया का काम समझ में आ गया। तो कॉर्निया का हम लोग यहाँ पे काम फंक्शंस कह सकते हैं। यहाँ पे ये बोला कि इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शंस, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स, लाइट्स एंटर द आईज थ्रू द कॉर्निया। लाइट कहां से एंटर होता है, कॉर्निया के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है, लाइट एंटर्स थ्रू द आईज ऑफ कॉर्निया। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करें बच्चों पुपिल्स का, तो कॉर्निया तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कॉर्निया। अब बात करते हैं पुपिल्स का। पुपिल्स बोला गया इट इज द विंडो ऑफ द आईज, ये विंडोज है। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बोला कि होल टाइप का होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं पुपिल्स। अब पुपिल्स का अगर काम है बच्चों तो बोला गया यहाँ पे इट इज द सेंट्रल अपर्चर। आप देख सकते हो सेंटर,
ठीक है ना। सेंट्रल अपर्चर इन एरिस इट इज द रेगुलेटेड। अच्छा एरिस की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एरिस, यहाँ एरिस। अब ये दोनों अगर एरिस हुआ तो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, तो सेंट्रल पार्ट होते हैं पुपिल्स का, ठीक है। तो बोला कि एंड कंट्रोल द अमाउंट्स ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, कितने अमाउंट में लाइट आंख में जाना है, आईज में जाना है, वो पुपिल्स का काम है। और कितने अमाउंट में अगर मान लीजिए लाइट अगर जा रहा है या जाना चाहिए, इसको कौन कंट्रोल करेगा, तो एरिस। इट इज अ डार्क मस्कुलर, आप यहाँ देख सकते हो डार्क जो मस्कुलर दिख रहा है, ये डार्क जो मस्कुलर डायफ्राग्राम दिख रहा है यही होता है एरिस। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल्स। अब पुपिल्स का साइज कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, ये तो समझ में आ गया। जो पुपिल्स के द्वारा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, अब कितने मात्रा में लाइट ऑफ अमाउंट एंटर करेगा, वो एरिस का काम है। अब यहाँ पे क्या करेगा एरिस, उसको कंट्रोल करेगा। ये बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बात समझ में आया बच्चों, जो पुपिल्स होता है, अगर बात करें जो पुपिल है, बोला कि इट इज द विंडो ऑफ द आईज, इसको हम विंडो ऑफ आईज बोल सकते हैं। बोला कि इट इज द सेंट्रल अपर्चर, आप देख सकते हो सेंट्रल अपर्चर एरिस का होता है, सेंट्रल पार्ट होते हैं। और ये भी बोला गया ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, कितने मात्रा में लाइट एंटर करना है या नहीं करना है, ये पुपिल का काम है, ठीक है। वही अगर बात करें बच्चों एरिस के बारे में, तो बोला कि एरिस जो होगा वो इट इज अ डार्क मस्कुलर, ये डार्क मस्कुलर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डार्क मस्कुलर होते हैं। और ये किसको कंट्रोल करता है, पुपिल को। जो आप मान लो अगर सडनली अगर बहुत ज्यादा लाइट अगर आ जाता है, अगर ज्यादा अगर लाइट आ गया सडनली, तो यहाँ पे एरिस वो रेगुलेट करेगा, भाई इसके आंख में कम ज्यादा कितना लाइट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये एरिस डिसाइड कर लेगा। लेकिन जिस माध्यम से जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुपिल्स। एंटरिंग जो करेगा उसको बोलते हैं पुपिल। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन कहते हैं यहाँ पे एकदम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है ना बहुत बार आ चुका है, डिफाइन क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बोला कि क्रिस्टलाइन हम लोग किसको कह सकते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन लेंस बोला कि ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्रिस्टलाइन लेंस एक तरीके से किस प्रकार के लेंस होंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों। अब कॉन्वेक्स लेंस का मतलब यहाँ पे अगर माना जाए तो पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस जो आइज के हिसाब से बात करें तो पॉजिटिव। फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ होते हैं इसके लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिस्टलाइन है, इस तरीके से दिख रहा है ना, यही क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ये जो लेंस तो दिख रहा है आपको, ये लेंस तो दिख रहा है ना, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको यही क्रिस्टलाइन लेंस होता है, यही क्रिस्टलाइन लेंस होगा, ठीक है। और यही का बात बोला गया है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है इसके फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब कितना दूरी पे है, ठीक है ना। फोकल लेंथ से क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होते रहता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये आप समझ में आ गया। तो फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ हो गया। फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, हमेशा अगर बात करें बोला गया यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लेके देगा। क्या, क्रिस्टलाइन जो लेंस होगा वो कन्वेक्स लेंस होते हैं, और क्रिस्टलाइन अगर मान लीजिए अगर जो कि बोला गया यहाँ पे एक तरीके से जो लेंस देगा वो कैसा इमेज देगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा इमेज लेके देगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लेके देगा। देखिए बच्चों आपको ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। जो क्रिस्टलाइन लेंस का फंक्शंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ होता है, फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लेके दे सकता है, और यहाँ पे होता है आपका क्रिस्टलाइन लेंस। ये आप बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिलियरी मसल्स की अगर बातें करें बच्चों, तो बोला कि एडजस्ट द फोकल लेंथ। ये लेंस में जैसे आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है ना, और मैंने भी पढ़ा है आपको। तो लाइट वाले चैप्टर में अगर बात करें लेंस के हिसाब से अगर बात करें, दो फोकल लेंथ होता है। जो फोकल लेंथ होता है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से बगल से अगर बातें करें जो मेजर्स किया जाएगा, वो फोकल लेंथ बोला गया सिलियरी मसल्स क्या करता है, एक एडजस्ट करता है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू सम एक्सटेंट, जहां पर उसको लगेगा उसके हिसाब से सिलियरी मसल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सिलियरी मसल्स देख रहे हो, ये अपने आप के फोकल लेंथ को क्या कर लेगा, एडजस्ट करता है। तो हम लोग सिंपल से भाषा में कह सकते हैं जो सिलियरी मसल्स होगा वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। आगे बोलेगा रेटिना। अगर रेटिना की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो आपको दिख रहा है रेटिना,
ये पूरा का पूरा ये सारे के सारे चीज रेटिना में आ जाता है। ये चाहे हम यहाँ पे कोराइड की बात करें, रेटिनल वेंस की बात करें, ऑप्टिक्स नर्व्स की बात करें, ब्लाइंड स्पॉट इधर ही होता है, ठीक है ना। तो ब्लाइंड स्पॉट की बात करें, ये जो रेटिना दिख रहा है ये रेटिना पे क्या होता है बच्चों, तो बोला गया यहाँ पे जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना, रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है जिसको हम लोग स्क्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। बोला गया हैज अ लॉट्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। बोला कि यहाँ पे बहुत सारे सेंसिटिव लाइट्स अगर बातें करें इस सेल्स में होते हैं, रेटिना की अगर बातें करें तभी तो हम लोग इमेज फॉर्म करके दिखाता है। बोला कि सेल गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन लाइट्स फॉल ऑन देम एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्सेस। बोला कि यहाँ पे एक तरीके से सेंसिटिव लाइट से यहाँ फॉल करेगा और जैसे ये लाइट अगर मान लीजिए फॉल करा तो ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और यहाँ पे जैसे इमेज फॉर्म करेगा तो इमेज को ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू और ऑप्टिक्स नर्व्स होते हुए ये ब्रेन को सिग्नल दे देगा जो आपके रेटिना पे किस टाइप का इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों यही कहा गया है जो इसके पास लॉट्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के सेंसिटिव सेल्स होते हैं और बोला इसके पास सेल गेट एक्टिवेटेड, सारे सेल एक्टिवेटेड तब होता है जब इस पे लाइट फॉल होगा और उसका जनरेट कर लेगा। अब मान लीजिए कोई आंख बंद किए हुए कोई इमेज नजर नहीं आ रहा है, कोई इमेजेस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बातें नहीं करेगा क्योंकि पूरी तरीके से अंधेरा है। अब वही अगर मान लीजिए अगर हमने आइज पे अगर कोई भी लाइट अगर फॉल करा तो जैसे वो लाइट अगर फॉल करता है तो बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू यहाँ पे ब्रेन में एक इमेज जनरेट हो रहा है, वैसे तो आंख में इमेज जनरेट हो रहा है। और वही अगर बात करें वो इमेज को क्या करेगा एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू ब्रेन को पहुंचा देगा कि भाई आप जो देख रहे हो ऑब्जेक्ट्स वो रेटिना पे आपका इमेज बना रहा होगा, ठीक है। रड की अगर बात करें तो बोला कि विजन इन लो लाइट, लाइट इंटेंसिटी होता है, ठीक है। फिर बोला कि कौन सी बात करें तो विजन इन हाई लाइट कलर विजन्स, मतलब किस प्रकार का कलर होगा, हाई विजन्स है लो विजन्स है, ठीक है ना, हाई लाइट है लो लाइट है, इसके हिसाब से बात कर सकते हैं। और विजन्स इन लो लाइट यहाँ पे बोला गया जो कम मतलब अंधेरा में अगर बातें करें जो चीजें अगर हमको नजर आने की कोशिश किया जाता है वो होता है रड। और यहाँ बोला गया कौन सी विजन इन हाई लाइट जो कि बहुत ज्यादा लाइट में, मतलब सिंपल से कह सकते हैं ये डीम लाइट के लिए होता है जहाँ पे अंधेरा या कम लाइट में यहाँ पे काम करता है और ये बहुत ज्यादा लाइट में जो कलरफुल की बातें करता है, ठीक है। तो रड अगर बात करें विजन इन लो लाइट होता है, इसमें बहुत ही डीम होता है, बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम चमकीला में ये काम करता है रड वाला सेल्स। रड जो सेल्स होते हैं वो बोला गया यहाँ पे बच्चों ये अंधेरा में ज्यादा ही जो है आपको आंख जो है बराबर नजर करके दिखाई देगा। अब मान लीजिए अगर ज्यादा बहुत लाइट है तो बहुत ज्यादा लाइट अगर है तो ये कॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये कॉन्स एक्टिवेट हुआ तो उसी तरीके से रेटिना पे इमेज बनाएगा। अगर अंधेरा है, अब अंधेरा अगर है तो अंधेरा में मेरा अगर कहें या हम लोग का आंख का जो पुपिल्स होता है, जो आइज होता है वो क्या करेगा, आइज का जो पुपिल्स होगा वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, मतलब बड़ा बड़ा साइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रड विजन्स क्या है वहां पे लो है, दिखाई क्या दे रहा है वहां पे कम। और जहां पे अगर कम दिखाई अगर दे रहा है तो लाइट वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, उसको ज्यादा चाहिए। अगर ज्यादा अगर चाहिए तभी तो नजर आएगा। फिर बोले कौन, अब मान लीजिए अचानक बहुत सारे अगर लाइट आ गए तो आप अपने आप क्या हो जाता है, जो पुपिल्स की अगर बातें करें क्योंकि हम लोग समझे हैं जो पुपिल्स जो होता है वो लाइट ऑफ अमाउंट को कंट्रोल करेगा एरिस के हेल्प से, ठीक है ना। तो क्या करेगा यहाँ पे आंख अपने आप छोटा पड़ जाएगा, आंख छोटा करने होता है पुपिल्स क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आपने समझ लिया, यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें जो ऑप्टिक क्या बोलते हैं यहाँ पे रेटिना क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, सिलेरी मसल्स क्या है, एरिस क्या है, पुपिल्स क्या है, कॉर्निया क्या है और यहाँ पे ह्यूमन्स आइज क्या है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो है ऑप्टिक्स नर्व। ऑप्टिक्स नर्व्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला इस सारे फंक्शंस जो हुआ, अब इस सारे फंक्शंस को ऑप्टिक्स नर्व्स के द्वारा ब्रेन को पहुंचा दिया जाता है और ब्रेन ही हम लोग को डिसाइड कर पाता है कि कौन सा इमेज कहाँ पे और किस तरीके से बन रहा है, ठीक है बच्चों। इस सारे के सारे खेल किसके हैं, तो ऑप्टिक्स नर्व्स के साथ। अगर ऑप्टिक्स नर्व्स अगर डिसाइड करा तभी क्या लिखा हुआ है, सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, जो नर्व फाइबर के द्वारा पहुंचा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। ये जो ऑप्टिक्स नर्व्स होते हैं ये ऑप्टिक्स नर्व एक प्रकार के सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है जो ब्रेन में ब्रेन को पहुंचाया जाता है। जो हम लोग का आइज में
किसी प्रकार का अगर फंक्शंस हो रहा है, चाहे एरिस का, पोपिल्स का, ठीक है, चाहे क्रिस्टलाइन लेंस का, रेटिना का, सारे के सारे ऑप्टिक्स नर्व्स के द्वारा, यहां जो आप देख रहे हो ये ऑप्टिक्स नर्व्स के द्वारा ब्रेन को सिग्नल दे दिया जाता है। ठीक है, आगे समझिए, आगे समझिए बच्चों। यहां पे आप फिर से देख सकते हो, ये तो आपको समझ में आ गया, लेंस है। एरिस मैंने अभी बताया था, इस तरीके से जो डायफ्राग्राम होता है उसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। देखो, एक्वस ह्यूमरस किसको बोल सकते हैं, ये जो आइज का सामने वाले जो परत दिख रहा है ना, इसको आप बोलिएगा एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे होता है। और वही आंख के अंदर में, आइज के अगर आप अंदर में अगर बात करोगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर बोल सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है, रेटिना है और ये ऑप्टिक्स नर्व। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की अगर बात करें बच्चों, तो बोला कि इट अकर्स इन एक्वस चैम्बर। ये जो एक्वस इमेज की बात करें, वो एक एक्वस चैम्बर जो आइज के आगे वाला जो परत होता है, जिसमें लिक्विड्स की मात्रा कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इट इज अ वाटरी फ्लूइड्स, पानी की जैसे आगे, जो आगे आपको दिख रहा है ना, ये वाटरी फ्लूइड्स होता है यहाँ पे। लेकिन इसमें अगर बात करें विट्रस वाले में, तो बोला कि इट अकर्स इन विट्रस चैम्बर, ये विट्रस चैम्बर में होता है, ये आप देख रहे हो है ना, इसको आप बोल सकते हो विट्रस चैम्बर। और आगे वाले को बोल सकते हो एक्वस चैम्बर। यहां पे लिक्विड्स होते हैं जो वाटरी होते हैं। यहां बोला कि इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये जो विट्रस ह्यूमरस होगा, इसमें किस प्रकार की बातें होता है, जेली लाइक, चिपचिपा टाइप का, जेली लाइक, समझ में आता होगा जेली किसको बोल सकते हैं। तो इसमें होता है जेली लाइक, और इसमें होता है वाटरी फ्लूइड्स, पानी जैसा, इसमें जेली लाइक होता है। ठीक है, और भी समझिए, इट इज सिक्रेटेड बाय द सिरडी प्रोसेस, मतलब यहाँ जो सिरडी होता है उसके प्रोसेस से आंखों में पानी, जैसे बोलते हैं सिरडी, ठीक है ना, उसके द्वारा यहाँ पे प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, तो बोला गया इट इज अपरेंटली सिक्रेटेड बाय द रेटिना ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ आइज। जैसे जैसे आइज डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे हम लोग का आंख में इमेज फॉर्म होते हैं रेटिना पे, वैसे वैसे इसमें विट्रस ह्यूमरस का काम करना शुरू कर देता है, डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया। तो बोला गया यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर होगा, वो बोला गया यहाँ पे होगा, सामने वाले फ्रंट पे देख सकते हो, और यह जो विट्रस होगा यहाँ पे आप देख सकते हो। बोला गया इसमें वाटरी होता है फ्लूइड टाइप का, इसमें जेली होता है। ठीक है ना, यहाँ बोला गया सिरडी प्रोसेस करेगा, और यहाँ पे अगर कहें तो ब्रेन जो रेटिना, खासकर रेटिना के दौरान, लिखा हुआ यहाँ पे रेटिना ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ आइज, जैसे यहाँ पे रेटिना डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे इसका बात करें विट्रस वाला ह्यूमरस भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों को क्या करना होगा, इसको नोट कर लेना होगा, याद कर लेना होगा इस टॉपिक को, जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। आगे देखिए बच्चों, आगे बोला गया पावर ऑफ अकोमोडेशन। कहानी अब शुरू हुआ। अभी तक आपने जो भी देखा सुना आइज के बारे में, पार्ट्स ऑफ आइज के बारे में, वो तो आपको जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान सुनो। पावर ऑफ एकोमोडेशंस की बातें करें तो हम लोग बोल सकते थे एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट चेंज इट्स फोकल लेंथ। सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो फोकल लेंथ को एडजस्ट जो करेंगे उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशंस। ध्यान समझिए, जब पावर ऑफ एकोमोडेशंस की अगर आइज की अगर बात करें तो एबिलिटी ऑफ आइज, आंखों का एक ऐसा एबिलिटी होता है जो लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा। लेंस के अगर बात करें वो क्या करेगा, एडजस्ट या चेंज इट्स फोकल लेंथ। जहां पे चेंज या एडजस्ट अगर कर रहा है फोकल लेंथ को, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशंस। यहाँ पे दो बातें समझना है। पावर ऑफ एकोमोडेशंस में यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान से सुनने और समझने हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका 100% आने के चांसेस होते हैं। क्या बात बोला गया, फार पॉइंट के लिए। फार पॉइंट मतलब दूर के लिए बात कर रहे हैं। अब दूर के लिए यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे फोकल लेंथ का काम क्या होगा, तो बोला कि ये आपको समझ में आता ही होगा, ये लेंस है, ठीक है ना। अब ये लेंस है, कोई फार पॉइंट पे कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कोई बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब उस ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर पे है, और ये लेंस यहाँ पे जो आपका आंख है वो कॉन्वेक्स लेंस है। आपका जो आंख है वो कौन सा लेंस का काम करता है, कॉन्वेक्स लेंस का। अब वो कॉन्वेक्स लेंस का अगर काम कर रहा है तो फार ऑब्जेक्ट समझ में तो आ गया, इसमें क्या होगा, एक्सपैंड करेगा आई लेंस।
क्योंकि बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो आपका आई लेंस एक्सपेंड करेगा तभी तो नजर आएगा। अच्छा बहुत दूर में है, अगर दूर में है तो उसका आई लेंस क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंड करेगा। और फोकल लेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। जब तक अगर एक्सपैंड अच्छा आंख का एक्सपैंड होना, फोकल लेंथ का इंक्रीज होना। एक्सपैंड अगर कर रहा है आपका आइज तो समझ जाइए फोकल लेंथ भी क्या करा, इंक्रीजेज किया, और पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब मान लीजिए आप दूर में बहुत कोई ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो पावर धीरे धीरे वहां तक जाते जाते उस ऑब्जेक्ट को क्या नजर आएगा, धुंधला सा नजर आना शुरू हो जाएगा, मतलब पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, कम। इससे क्या समझ में आता है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर पे है, फार पॉइंट का मतलब क्या, दूर पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर पे है तो फोकल लेंथ आपके बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। आपके आई लेंस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपैंड करने पड़ेंगे, और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है। पावर ऑफ एक्कोमोडेशंस अब आइज की बात करें, ये दूरी के लिए यही काम होता है। वही अगर बच्चों नजदीक वाले अगर बात करें, मतलब नियर पॉइंट, नजदीक में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ पावर ऑफ एक्कोमोडेशंस क्या करता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए होता है। यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड आई लेंस होता है, सिकुड़ जाता है, आंख यहाँ पे सिकुड़ जाएगा, आइज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर दूर में अगर ऑब्जेक्ट है तो आंख बड़ी बड़ी सी करके देखना पड़ता है, अच्छा ऐसा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड आई लेंस छोटा पड़ जाएगा, और फोकल लेंथ वैसे भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमको अब उतना फोकल लेंथ की जरूरत है कि नहीं। फोकल लेंथ की ज्यादा जरूरत कब पड़ता है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर दूर से देखते हो, दूर वाले ऑब्जेक्ट अगर नजर आ रहा है या देखने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे फोकल लेंथ बढ़ जाता है, पावर ऑफ लेंस घट जाता है, और आई का अगर बातें करें साइज बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वही जो नजदीक में होता है तो फोकल लेंथ कम हो जाता है और पावर ऑफ लेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये बात समझ में आ गया बच्चों, ये बात है आपको समझ में आ गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे ये दो बातें आप नोट कर लीजिएगा, पावर ऑफ एक्कोमोडेशंस, जो कि ये बहुत ज्यादा डायग्राम के साथ आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, नियर पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, नियर पॉइंट के लिए क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है, दोनों के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट आपको आएगा। बोला गया द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट ऑफ डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड नियर पॉइंट। सिंपल सी भाषा में अगर कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो अगर कोई कम डिस्टेंस पे अगर कोई भी बोला गया मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट कम से कम दूरी वाले ऑब्जेक्ट को अगर देख लेते हैं तो वो नियर पॉइंट कहलाता है। और बाकी बात बोला कि फारदेस्ट पॉइंट, जहां तक संभव हो सके, कितना दूरी तक संभव हो सके, जो फारदेस्ट है बहुत दूरी पे है, उसको बोल सकते हैं हम लोग फार पॉइंट, और वो भी क्लियरली दिखना चाहिए। अब ये नहीं इन्फिनाइट पे तो इन्फिनाइट वाले ऑब्जेक्ट तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक फार पॉइंट बोल सकते हैं जहां तक वो ऑब्जेक्ट संभव हो वो आपको नजर आने चाहिए, तो वो फार पॉइंट हो गया। और ये भी पॉइंट ध्यान समझिए, नियर पॉइंट जहां तक संभव हो नजदीक वाला वहीं तक हम लोग देख सकते हैं तो वो नियर पॉइंट होता है। जैसे इसका अगर डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर समझिए, जो नियर बाय डिस्टेंस होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तक हम आंख के सामने बोला कि नियर पॉइंट है, 25 सेंटीमीटर कितने हैं, नियर पॉइंट है। 25 सेंटीमीटर हम लोग आराम से बुक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है तो 25 सेंटीमीटर से और नहीं देख सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं, देख सकते हैं, लेकिन वो ब्लर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, वो फिर आंख पे जो स्ट्रेस है, वो जो स्ट्रेस जिसको बोल सकते हैं तरीके से भार, वो पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वजन, या आप बोल सकते हैं सर दर्द जैसे परेशानी आना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोला गया है साइंटिफिक तरीके से आप मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर रख सकते हो। अब बाकी बात जो दूर की अगर बात करें, जो फार पॉइंट होता है, डिपेंड्स करता है कहां तक वो आपको ऑब्जेक्ट नजर आता है। ठीक है, अगर जहां तक भी अगर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है तो आप समझ लेना वो फार पॉइंट, और जहां तक नजदीक में अगर कोई भी अगर पॉइंट आपको नजर आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो आप मान लीजिएगा नियर पॉइंट है। तो नियर पॉइंट पर डिसाइड किया गया 25 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं 15 सेंटीमीटर हम नहीं देख सकते, मैंने बता दिया ब्लर हो जाएगा, स्ट्रेस, ये सब दिक्कत होना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूं नियर पॉइंट के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। नियर पॉइंट्स के लिए क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस।
और नियर पॉइंट्स के लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और अगर बात करें कॉनकेव लेंस को, तो कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये होता है पॉजिटिव क्योंकि ये डाइवर्ज कर गया, सॉरी यहाँ पे कन्वर्ज कर गया, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और वही अगर बात करें तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, नेगेटिव। ये बात ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस में क्या नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ। और यहाँ पर देखिएगा अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस का, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गया। ये कॉनकेव लेंस और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, ये पॉजिटिव बातें होगा यहाँ पे फोकल लेंथ का, यहाँ पे नेगेटिव बातें होगा, क्योंकि यहाँ पे एपियर टू मीट कराना पड़ता है इस तरफ, आपको पता ही है ना, इस तरफ लेके आके मीट करना पड़ता है। तो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर इस तरफ इस डायरेक्शन पे अगर जाते हैं तो फोकल लेंथ क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। और यही मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर ये है, इसके आगे की ओर अगर जाएंगे तो आगे की ओर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉनकेव लेंस के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज। आंखों में जो डिफेक्ट है, जो प्रॉब्लम है, बोला कि सबसे पहला प्रॉब्लम मायोपिया का, डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज। इंसान के आंखों का जो प्रॉब्लम है वो 3 तरीके से प्रॉब्लम होता है। ह्यूमन आइज का आंखों में जो प्रॉब्लम है वो 3 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला है मायोपिया। मायोपिया किसको हो सकता है और कैसे हो सकता है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मायोपिया की मैं बात कर रहा हूं। तो मायोपिया बोला गया यहाँ पे जो नियर साइटनेस है, मतलब नजदीक का ऑब्जेक्ट आपको बोला गया है नजर तो आ रहा है, a myopic person can see nearby object clearly, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा, नजदीक का जो ऑब्जेक्ट, नियर बाय जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको नजर आएगा। लेकिन अगर दूर का अगर बातें करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो वो आपको क्लियरली नजर नहीं आता है, तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे, मायोपिया हो गया। नजदीक का दिखना और दूर का नहीं दिखना मायोपिया हो चुका है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, तो बोला कि इमेज जो फॉर्म होता है वो फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने में। आप यहाँ देखो, ये प्रॉब्लम है, आपको पता है ये रेटिना है ना। अब रेटिना, अरे देखिए कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, क्योंकि इमेज बनने का रूल्स क्या होता है, जहां पे अगर आपको 2 लाइनें अगर इंटरसेक्ट करता है आफ्टर ये इंसिडेंट रहे, मान लीजिए इस तरह से रिफ्रैक्ट करवा दी, ये इंसिडेंट रहे और ये रिफ्रैक्ट किया, तो जहां पे रिफ्रैक्टेड रे अगर मीट करता है वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इमेज यहां बन रहा है, इमेज यहां पे बनने का मेन कारण है ये रेटिना है, और रेटिना के सामने भी बन रहा है, रेटिना पर नहीं बन रहा, रेटिना के सामने, मतलब बिफोर रेटिना बोल सकते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। जो मायोपिया की जो बातें कर रहे हैं बच्चों, मायोपिया जो होगा वो वैसे लोगों को लगेगा अगर नजदीक का कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो समझ जाना उसको क्या हो चुका है, मायोपिया। उसका कारण क्या है, जो इमेजेस फॉर्म होना चाहिए रेटिना पर, वो रेटिना पे नहीं फॉर्म होता है, वो रेटिना के सामने फॉर्म हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाता है। मैंने अभी बताया आपको, जो इंटरसेक्शंस आफ्टर रिफ्रैक्शंस होता है वहीं पे इमेज फॉर्म होता है, तो यहाँ पे रेटिना के पहले, रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाता था। ये तो हुआ प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है, मेन कारण क्या है मायोपिया होने का, तो कारण बोला गया यहाँ पे एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस का कर्वेचर आप ये देख सकते हो, कर्वेचर की बात करें तो ये बढ़ जाना इस तरीके से, जो कर्वेचर्स होता है ये वाला साइड इस तरीके से ऐसे करके, सेंटर कर्वेचर तो ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं तो कर्वेचर ये वाली बात, ये बढ़ जाना ऐसे करके, ऐसे तो समझ में आ रहा है लेंस, लेकिन ये वाला साइज को बढ़ जाना। अब जैसे ये कर्वेचर अगर बढ़ जाता है यहाँ पे, और एलोगेशंस ऑफ आईबॉल, ये भी बोला गया है, जहां पे आईबॉल की बात करें एलोगेट कर जाता है, ये भी बढ़ जाता है। और जब ये ऐसा अगर इंक्रीज करा, ये भी अगर बढ़ा, तो समझ जाना है उसके आंख में प्रॉब्लम है, नियर साइटनेस हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया। ठीक है, अब इसको ठीक करने का एक ही उपाय है, इसको ठीक करने का एक ही उपाय है,
कॉनकेव लेंस लगा देने हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंसिडेंट रे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मान लीजिए अगर लाइट जा रहा है और ये आपको पता ही है आइज है और आइज में ये लेंस होता है और लेंस पे ही लाइट जो है फॉल करता है और लाइट जब लेंस पे अगर फॉल करेगा तभी तो यहाँ से जो है ना रिफ्रैक्टेड रे पास होगा, है कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए ये लेंस है, अब थोड़ा सा लाइट चैप्टर में बात करो, मान लीजिए ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब होगा क्या पता ही है, कॉन्वेक्स लेंस होगा ही होगा क्योंकि ह्यूमन साइज में कॉन्वेक्स लेंस की बात होता है। अगर ह्यूमन साइज में अगर कॉन्वेक्स लेंस की अगर बातें होता है तो इसमें काम क्या होता है, ये डाइवर्ज करना कन्वर्ज करना चाहिए, जो कि कर रहा था ना, लेकिन कहाँ पे कर रहा था, रेटिना के सामने। लेकिन यहाँ पे मुझे इसको ठीक करना है, रेटिना पे इमेज फॉर्म करवाने हैं, इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस जैसे यहाँ पे लगाएंगे बच्चों तो जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा था रेटिना के सामने हो रहा था, अब वो रेटिना पे फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट मतलब मायोपिक वाले पर्संस को ठीक करने के लिए, जिसको भी अगर मायोपिया अगर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग लगा देते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ की अगर बातें करें क्या हो जाता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरफ की बात है यहाँ पे डाइवर्ज करके, क्योंकि आपको पता ही है इसके जो कॉनकेव लेंस होते हैं और यहाँ पे जो इमेजेस पड़ेगा, रे पड़ेगा, वो डाइवर्ज करके फिर से इसको ठीक किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, कॉनकेव लेंस नेगेटिव फोकल लेंथ। ये बात आपको समझ में आ गया, ये बातें आपको समझ में आ गया। आगे समझिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया। अगर हाइपरमेट्रोपिया की अगर बातें करें बच्चों तो हाइपरमेट्रोपिया ठीक उसी तरीके से है जैसे आपने मायोपिया समझा। मायोपिया में क्या था, नजदीक का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नजर आ रहा है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। इसमें क्या होगा, आपको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आएगा, मतलब बहुत दूर जहां तक आप देख सकते हो वहां तक का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नजर आएगा, लेकिन नजदीक की बातें, जो नजदीक का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर नजर नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें, अफेक्टेड पर्संस कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर का ऑब्जेक्ट उसको नजर आता है लेकिन पास के ऑब्जेक्ट नजर नहीं आना, ये एक तरीके से हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए बोला गया द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव अवे, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। आप देख सकते हो इमेज यहां पे फॉर्म करना चाहिए रेटिना, लेकिन ये क्या, ये जो हाइपरमेट्रोपिया की बातें कर रहे हैं इसका इमेज बिल्कुल रेटिना के पीछे बना रहा है, ये गड़बड़ हो गया। अब ये जैसे ही गड़बड़ हुआ, जो इमेज बनाने चाहिए रेटिना के ऊपर वो बना है रेटिना से पीछे, तब तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब दूर तक चला गया। अब दूर तक चला गया, दूर का ऑब्जेक्ट उसको नजर आ रहा है लेकिन नजदीक के ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या हो सकता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का अगर कारण की अगर बात करें बच्चों तो बोला गया यहाँ पे अफेक्टेड पर्सन कैन सी, सॉरी, फोकल लेंथ इसका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा दूरी पे चला, ये बड़ा मतलब कि लार्ज नहीं हो जाता, बहुत दूरी पे चला जाता है, ठीक है ना। आई बॉल बोला कि बिकम टू स्मॉल, लेकिन इसके आई बॉल जो होता है बहुत छोटा हो जाता है। तो आई बॉल का छोटा होना और फोकल लेंथ का आई लेंस से बहुत ज्यादा दूर जाना, ठीक है ना। लॉन्ग, बिकम टू लॉन्ग, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, समझ जाना, उसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। और जिसको भी अगर ये हाइपरमेट्रोपिया अगर हुआ है बच्चों तो उसके लिए ठीक करने का एक एक उपाय है और वो ठीक करना है कॉन्वेक्स लेंस लगा के, ठीक है। और जैसे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस अगर लगा देंगे तो जो कि क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो क्या करेगा, बाहर नहीं जाने देगा, वो क्या करेगा, कन्वर्ज करके जो रेटिना है वो यहाँ पे इमेज फॉर्म करके लेके दे देगा, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस लगाया जाएगा, बोला गया यहाँ पे लाइट रे फ्रॉम क्लोज टू ऑब्जेक्ट कर देगा, जिसके वजह से यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ बच्चों नेक्स्ट अगर बातें करें तो बोला गया यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चंस है, अब इस क्वेश्चंस को आप समझ लेना क्या क्या क्वेश्चंस है, इसको देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे बोला गया अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्ट इन रीडिंग
his textbook but can read the blackboard clearly while sitting in the last row। इससे क्या समझ में आता है? लास्ट रो में बच्चा बैठा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट को सही तरीके से वो पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक को बोला गया वो पढ़ पा रहा है, जो उसके पास बुक है वो पढ़ पा रहा है। इससे साफ समझ में आता है उसको माइपिया हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि उसको नजदीक वाले ऑब्जेक्ट नजर आता है लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता है। आगे बोला गया इसमें आपको बताने के लिए, नेम द डिफेक्ट विजन्स ऑफ द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम, किस डिजीज से उसका आंख जो है कैसे विजन से वो सफर कर रहा है। डिफेक्ट ऑफ विजन्स ऑफ द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम, लिस्ट 2 रीजन्स ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट अराइज, राइट द नेचर ऑफ द लेंसेज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा उस बच्चे के आंख को अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो ये पकड़ना पड़ेगा कि उसके आंखों में प्रॉब्लम क्या है। तो समझिए, अभी जैसे बताया यहाँ पे, द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम द साइटनेस हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हाट कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट हैज डिफिकल्ट इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक। अच्छा सॉरी, यहाँ बोला गया है जो नजदीक के जो चीजें हैं उसको बोला गया यहाँ पे जो डिफिकल्ट होता है, मतलब बुक में जो पढ़ रहा है ना, तो बुक में उसको क्या प्रॉब्लम है, तो नजदीक को चीजें उसको नजर नहीं आ रहा है। अगर नजदीक के ऑब्जेक्ट अगर उसको क्लियर नहीं आ रहा है तो समझ में आना चाहिए ये क्या होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया। और वही अगर मान लीजिए अगर दूर का ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नजर नहीं आ रहा है और नजदीक का आ रहा है तो उसमें क्या हो जाता है उसका प्रॉब्लम, तो माइपिया होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है जो डिफिकल्ट हो रहा है बुक को रीड करना, मतलब उसके पास बुक नजदीक में होगा, मतलब नजदीक के ऑब्जेक्ट को उसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बोर्ड पे जो लिखा हुआ चीजें हैं वो उसको दिख रहा है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है। अगर माइट्रोपिया अगर हुआ है तो बोला कि उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो वही 2 कारण जो मैंने बताया, लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बोला कि टू लॉन्ग हो जाता है, आईबॉल हैज बोला कि बिकम टू स्मॉल हो जाता है। और जैसे ही ऐसा 2 कारण हो, ये 2 कारण हुआ, अब इसको ठीक करने का एक ही उपाय है, जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो मैंने अभी बताया आपको कॉन्वेक्स लेंस लगा देने हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस इन एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्शंस। तो करेक्शंस करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गया। ये बात अगर समझ में आ गया बच्चों तो आप ध्यान से सुनिए। तो अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कह रहा है, द पावर ऑफ लेंस x, तो मान लीजिए पावर ऑफ लेंस यहाँ पे x इज -2.5 डायोप्टर दिया हुआ है। नेम द लेंस, हमको नाम बताना है जो कौन सा यहाँ पे लेंस होगा, एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर में। हमको यहाँ पे जो फोकल लेंथ निकालना है बच्चों वो किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन, आप इसका डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है ये भी आपको पता करना है। विल एंड ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब, जो चश्मे वाले हैं, कहने का मतलब जो ऑप्टिकल्स वाले होते हैं, जो ऑप्टिशियंस होते हैं, या कह सकते हैं जो डॉक्टर्स एक तरीके से, वो किस टाइप के उसके करेक्टिव के लिए लेंस को प्रिस्क्राइब करेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पे जो पावर ऑफ जो लेंस होता है वो 1/4 फोकल लेंथ होता है, ये आपको मालूम है। अगर मैं इस पे अगर क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करूं पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, तो बोला गया 1/4 फोकल लेंथ, यहाँ पे क्या लिखा है, द पावर ऑफ लेंस x, तो पावर ऑफ लेंस x माइनस अगर 2.5 अगर मान लीजिए दिया हुआ है, -2.5 अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर इसको डिवाइड कर डेसिमल ऊपर लेके जाओ, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10/25, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगाओ, चलिए ऊपर लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या करो, अब इसमें तो ऐसे लगने वाला है नहीं, तो पावर ऑफ लेंस अगर निकालने के लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं तो लगभग में -0.4 इसको अगर डिवाइड करेंगे, 25 4 जा 100 होता है। तो अगर मान लीजिए अगर इसको हमको डिवाइड करना है 10 तो वैसे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लगा कर डेसिमल से डिवाइड कर 0.4 मीटर, यहाँ पे नेगेटिव इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन बोला कि इसको सेंटीमीटर में करने के लिए, तो पावर ऑफ लेंस अगर सेंटीमीटर में अगर करते बच्चों तो 100 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 40 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो 40 सेंटीमीटर का आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है, नेगेटिव में। अगर ये नेगेटिव में आ रहा है
तो नेगेटिव के लिए हम लोग हमेशा ध्यान रखना है कॉनकेव की बात करते हैं। नेगेटिव के लिए किसका बात करते हैं? कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। तो इससे साफ पता चलता है जो ऑप्टिशियंस अगर बातें करें हैं वो कॉनकेव लेंस देगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि कॉनकेव लेंस अगर कहें तो डाइवर्जिंग लेंस होता है। और ये नेगेटिव, तो मैंने अभी बताया अगर नेगेटिव अगर पावर ऑफ लेंस की बात अगर नेगेटिव तो उसको जो है ना क्या लेके देगा? कॉनकेव लेंस लेके देगा, ठीक है। बाकी बात ये आपको समझ में आ गया। और इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है डिफेक्ट प्रेसबायोपिया। जैसे आपने देखा मायोपिया, उसके बाद हम यहाँ पे हमने बोला आपको हाइपरमेट्रोपिया। आज हम अभी बात करें प्रेसबायोपिया का, ठीक है। तो आपने देखा मायोपिया क्या होता है, फिर आपने देखा यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। अब देखो बच्चों प्रेसबायोपिया की बात कर रहे हैं। तो बोला गया इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एंड ओल्ड पर्सन्स। ऐसा नहीं है जो यंग पर्सन्स को नहीं हो सकता है, लेकिन बोला गया यहाँ पे खासकर ओल्ड पर्सन्स को यहाँ पे देखने को ज्यादा होता है। सो इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच and old person cannot see the nearby object clearly due to loss of power of accommodations of the eyes। क्योंकि उसके सीलियरी मसल्स क्या हो जाते हैं? कमजोर। पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करें, उसके जो नियर पॉइंट या फार पॉइंट की बातें करें वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेसबायोपिया की अगर बातें करें बच्चों ये ओल्ड एज में खासकर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन खासकर ओल्ड एज में आपको ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। अब बोला गया द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया ग्रेजुअली रेसिडेस एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। मतलब उससे ज्यादा इतना ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। जिसके वजह से उसको अगर कहें तो लग जाता है आपको बाइफोकल लेंथ। काउजेज ऑफ अगर प्रेसबायोपिया की बात करें किस कारण से होता है, देखो ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। मैंने अभी बताया था सिलियरी मसल्स क्या होता है? कमजोर हो जाना। और जैसे अगर सिलियरी मसल्स अगर कमजोर हो गया तो समझ जाना उसको प्रेसबायोपिया हो गया, ठीक है ना। और खासकर ओल्ड एज वाले को बहुत ज्यादा होता है। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलिड्स, और वो धीरे धीरे अगर बातें करें यहाँ बच्चों तो उसकी डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो है फ्लेक्सिबल इतना ज्यादा बाहर हो जाता है कि उसके आईलिड्स है ना बहुत ज्यादा डिमिनिशिंग हो जाता है, छोटा हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत ज्यादा ढीला ढुला हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ही सिलियरी मसल्स अगर मान लीजिए ढीला हो गया, फ्लेक्सिबल अगर हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा। मतलब उसके प्रॉब्लम्स क्या है? प्रेसबायोपिया। तो ओल्ड एज वाले को खासकर प्रेसबायोपिया बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? बाइफोकल लेंस, ठीक है। इसको करेक्शंस के लिए क्या करना पड़ेगा? यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सुटेबल पावर। जितना ही पावर होगा उसके हिसाब से आप कॉन्वेक्स लेंस लगा दो ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। समटाइम्स बोला कि पर्सन में बी सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो उसी को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया जहां पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों प्रॉब्लम होता है। जब दोनों अगर प्रॉब्लम है तो वैसे बोल सकते हैं वहां पे उसको हो गया प्रेसबायोपिया, ठीक है। जहां पे दोनों प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है मतलब जहां पे दूर ऑब्जेक्ट नजर तो आ रहा है, नजदीक नजर नहीं आ रहा है। और मायोपिया में वही बात बोला गया है जो नजदीक का नजर तो आ रहा है लेकिन दूर का नजर नहीं आ रहा है। तो वैसा प्रॉब्लम एक साथ अगर नजर आ रहा है, ना दूर का दिख रहा है ना नजदीक का दिख रहा है, तो समझ जाना है वहां पे क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। तो उस केस में बोलेंगे हम उसको प्रेसबायोपिया हो चुका है। तो सच पीपल रिक्वायर बाइफोकल लेंस करेक्शंस के लिए। तो कौन सा लेंस लगाया जाएगा? बाइफोकल लेंस। ये देखो ऊपर में दिख रहा है ना चश्मा के ऊपर में, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया की बात किया जाएगा। ऊपर वाला जो लेंस रहता है वो हाइपरमेट्रोपिया, और नीचे में इस तरीके से जो देख रहे हैं यहाँ पर रहता है नियर के लिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मायोपिया के लिए। ये बात आपको समझ में आ गया। तो एक ही लेंस में मतलब एक ही फ्रेम में जो आपको दिख रहा है ऑप्टिकल्स, इस ऑप्टिकल्स में ऊपर वाला अगर कहें तो डिस्टेंस वाले चीज का दूर को ऑब्जेक्ट को नजर के लिए होता है, जो दूर का होगा उसके लिए होता है, और नजदीक वाले के लिए यहाँ पे होता है। और दोनों एक साथ लगा रहता है, जहां पे उसको जैसा नजर आए, दूर का नजर नहीं आ रहा है या नजदीक का नजर नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपने ऑप्टिकल से देख सकता है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको प्रेसबायोपिया भी समझ में आ गया। तो प्रेसबायोपिया बोला गया यहाँ पे जो दोनों क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम हो सकता है, मायोपिया भी हो सकता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, और खासकर ये ओल्ड एज वाले को ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया। आगे समझिए डिफेक्ट कैटरेक्ट। अगर यहाँ पे कैटरेक्ट की बातें करें बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटरेक्ट से। कैटरेक्ट की बातें करें तो बोला गया क्या होता है ये? अ डिफेक्ट ऑफ द आई वेयर द क्रिस्टलाइन लेंस, आपको पता हमने बता चुके हैं
मैंने आपको बता चुका हूं ये क्रिस्टलाइन लेंस होता क्या है। तो बोला कि क्रिस्टलाइन लेंस जो होगा बिकम क्लाउडी हो जाता है या ओपेक हो जाता है। ओपेक का मतलब क्या, जो बिल्कुल लाइट पास नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो, ओपेक। अब बोला कि क्लाउडी, आप यहाँ पे देख सकते हो आई की अगर बात करें, यहाँ पे ये कैटरैक्ट हो चुका है, क्लाउडी टाइप का हो चुका है, पूरा धुंधला धुंधला व्हाइट कलर का आंख में चिपक जैसे लगता है, ठीक है, बिल्कुल चाहे ऊपर में आंख में अगर कहें जो आपको जो अगर बात करें क्या बोलते हैं डायफ्राग्राम, जो एरिस होते हैं, पुपिल्स होते हैं, ठीक है ना, जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है वो पूरे क्या होता है, कवर हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे वो कवर अगर हो क्लाउडी होकर हो गया, ओपेक हो गया, लीडिंग टू पार्शियली या कंप्लीट, थोड़ा हो या ज्यादा हो और वो देखने में असमर्थ हो, तो समझ लेना है उसको हो गया कैटरैक्ट। इस तरीके से कह सकते हैं रतौंधी टाइप का, ठीक है ना। और जैसे अगर इस तरीके से अगर हुआ तो करेक्शंस के लिए कैटरैक्ट के लिए एक तो सर्जरी की जरूरत होता है, सर्जिकल सॉल्यूशंस है उसके लिए। कैटरैक्ट कैन बी करेक्टेड विद द सर्जिकल प्रोसीजर्स वेयर द क्लाउडेड लेंस इज रिमूव्ड। जो सामने में अगर मान लीजिए क्लाउडेड वाला जो लेयर लग जाता है उसको हटाया जाता है, सर्जिकल ऑपरेशंस के थ्रू उसको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। अगर किसी को भी इस तरीके से प्रॉब्लम है तो हम समझ लेंगे उसको कैटरैक्ट हो चुका है। और जैसे अगर कैटरैक्ट अगर हुआ है तो उसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन, मतलब उसको सर्जन के द्वारा प्रोसीजर्स है जो उसको भाई क्या कर लो, उसको सीधा सीधा सर्जरी कराओ, हटा दो, उसको रिमूव कर दो और उसकी जगह पर रिप्लेस कर दो विद क्लियर आर्टिफिशियल अगर कहें तो IOL, तो इंटर ऑस्कुलर लेंस लगा दो। इंट्रा ऑस्कुलर लेंस मतलब होता है एक छोटा सा, अगर आप देखे होंगे जैसे मान लीजिए आप ऐसा कोई मूवी देखे होंगे जैसे बाजीगर वाला मूवी जो होता है, जो शाहरुख खान बार बार इस तरीके से चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना, तो उसी टाइप का छोटा सा होता है जिसमें आंख में चिपका लिया जाता है एक तरीके से, ठीक है ना, वैसे ही लेंस यहाँ पे लगा दिया जाता है। उसके बाद ये हेल्दी आइज बिल्कुल जो है ना साफ नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट खासकर बोला गया जहां पर क्रिस्टलाइन लेंस बिकम क्लाउडी हो जाता है। जो क्रिस्टलाइन लेंस, जहां पर मैंने कॉन्वेक्स लेंस की बात बोला, जो लेंस है हम लोगों का वो क्रिस्टलाइन लेंस है। जो हम लोग का जो आंख का जो लेंस है वो क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है ना। और उसी में अगर मान लीजिए कोई क्लाउडी पार्ट अगर चिपक गया व्हाइट कलर का, ठीक है ना, जो नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कैटरैक्ट हो चुका है। तो उसको ऑपरेशन से क्या करना होता है, हटाना पड़ता है। अब यहां तक तो था भाई आंखों की मस्ती। अब यहाँ पे समझना है जो आंखों की जो मस्ती जो देख रहा है हम लोग को सारी चीजों को, तो अब उसको देखना है यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे टॉपिक आ चुका है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से हम लोग बहुत सारे चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो प्रिज्म बच्चों हम लोग उसको बोल सकते हैं, यहाँ पे दिख पा रहा है आप लोग को, तो प्रिज्म बोल सकते हैं यहाँ पे द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, या कह सकते हैं सिंपल ग्लासेज होता है। 2 ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं एंड 3 इसके रेक्टेंगुलर जो है ना सरफेसेज होता है। मतलब यहाँ पे फाइनल मैंने लिख दिया, यहाँ पे इसके पास 2 गो ट्रायंगुलर फेस होते हैं और 3 गो रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, तब बनता है यहाँ पे प्रिज्म। प्रिज्म एक तरीके से नजर जो आ रहा है एक त्रिभुज आकार में ट्रायंगल के नजर में आ रहा है, और ये जो आप जो देख रहे हो लाइट जो पास हो रहा है इस प्रिज्म के द्वारा हो रहा है। तो प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म हम लोग सिंपल से भाषा में बोल सकते हैं यहाँ पे द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास, जो ग्लासेस से बना होगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिज्म। इसके लिए आपको सिंपल डेफिनेशन याद रखना है, इट हैज 2 ट्रायंगुलर्स एंड 3 रेक्टेंगुलर जो है ना सरफेस अगर हुआ तो आप समझ जाना बच्चों वो आपका प्रिज्म है। प्रिज्म तो समझ में आ गया। अब इसका काम क्या है तो ध्यान समझिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शंस। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट एंड डेविएशंस थ्रू अ प्रिज्म। यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। ये तो बात समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, अभी तक आप लोगों ने क्या सोच कर रखा था, जो लाइट जो पास होता है प्रिज्म के द्वारा वो व्हाइट लाइट होता है, लेकिन वो व्हाइट लाइट नहीं होता है। क्या होता है, सिंगल लाइट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। और ये जो मोनोक्रोमैटिक लाइट की बातें कर रहे हैं, जो लाइट रेफर्स टू अ लाइट ऑफ सिंगल कलर, व्हाइट नहीं है, उसको व्हाइट नहीं बोलेंगे, वो क्या है, मोनोक्रोमैटिक है। और ये मोनोक्रोमैटिक मतलब होता है जो लाइट रेफर्स टू लाइट, वो लाइट तो जरूर है लेकिन सिंगल कलर का लाइट, नॉट व्हाइट, सिंगल कलर का वो लाइट है। या वेवलेंथ मीनिंग ऑल फोटोन एंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी के साथ, सारे के सारे जो हम लोग कह सकते हैं जो मोनोक्रोमैटिक जो लाइट्स होते हैं, जो लाइट को रेफर्स कर रहा है, वो जो कि व्हाइट लाइट नहीं है, वो सब बोला कि एनर्जेटिक के साथ पास हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिज्म, ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या होता है। अब ये प्रिज्म तो समझ में आ गई, प्रिज्म है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन क्या होता है, इस प्रिज्म के द्वारा जब लाइट को अगर पास किया जाएगा तो क्या हो सकता है, ये जो आप देख रहे हो बच्चों यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे किसको बोल सकते हैं, जब कहीं से लाइट अगर फॉल करा, और जहां से अगर लाइट अगर फॉल कर रहा है तो आप समझ जाना वो आपका इंसिडेंट रे। और जैसी लाइट अगर फॉल करता है, अगर वो इंसिडेंट रे है तो कहीं न कहीं किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिज्म का ये सरफेस है, और जैसी लाइट यहाँ पे फॉल करा तो फॉल करने के बाद ये रेयर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम होता है, रेयर मीडियम। और ये रेयर मीडियम से जैसी डेंसर मीडियम में आता है, लाइट जो है ना नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेयर मीडियम हुआ, ठीक है ना। और जैसे ये रेयर मीडियम हुआ, रेयर मीडियम जो कि इंसिडेंट रे है और ये पास करता है, तो ये स्ट्राइक करा, और स्ट्राइक करने के बाद जहां भी स्ट्राइक करता है वहां पे क्या फॉर्म होता है, नॉर्मल। और ये लाइट जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन सीधा सीधा ये गया नहीं, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, मतलब इस तरफ बेंड कर गया, जो कि आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो लाइट दिख रहा है ये रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सा रे हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड। ये इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड। और ये रिफ्रैक्टेड रे फिर से प्रिज्म के जो सरफेस है इस पे जाके स्ट्राइक करा, और जैसे ही इस पे अगर स्ट्राइक करता है फिर ये नॉर्मल, जहां पे लाइट स्ट्राइक करता है वहां पे नॉर्मल। और यहाँ पे अगर डेंसर, ये पूरा पूरा क्या है, डेंसर मीडियम, जो ग्लासेस है के अंदर की बात करें वो कौन सा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम से लाइट आप जो है ना रेयर मीडियम जाना चाहेगा, और जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर जाना चाहता है तो अब लाइट जो है ना जैसे नॉर्मल की तरफ बेंड करा था, अब ये दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा जब डेंसर से रेयर में जाता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जब ये बाहर निकलेगा इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी भी बोल सकते हैं, इमरजेंस रे भी बोल सकते हैं, या इमरजेंट रे की बातें हम लोग बोल सकते हैं। ये इमरजेंट रे हो जाता है, ठीक है। अब ये इमरजेंट रे को आप बैक टू प्रोड्यूस करो ऐसे करके, आइए इंसिडेंट रे ऐसे करके जा रहा था, अब इसको ऐसे करके लेके जाओ। अब ये इंसिडेंट रे ऐसे करके जा रहा है और ये इमरजेंसी रे ऐसे करके जा रहा है, और जैसे ही यहाँ पे अगर मीट करा, ये जो एंगल दिख रहा है इंसिडेंट रे वाला और इमरजेंट रे वाला, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशंस। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशंस। ये आपको ध्यान रखना है, जहां पे इंसिडेंट रे और ये इमरजेंस रे अगर यहाँ पे अगर बैक टू प्रोड्यूस करके मैंने यहाँ पे ए पे टू मीट करा दिया, और मीट करने के बाद यहाँ जो एंगल फॉर्म कर रहा है इस एंगल डी वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशंस। और यहाँ जो ये एंगल दिख रहा है ये नॉर्मल के साथ और इमरजेंट रे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो आप यहाँ पे एक एक बात समझिए, पी ई क्या होगा, इंसिडेंट रे, देखो पी यहाँ है और ई यहाँ है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ई एफ, तो ई यहाँ और एफ यहाँ है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये बात आपको मैंने समझा दिया। और एफ से एस तक, तो यहाँ है एफ, और एफ से लेकर एस तक को क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे, जो कि मैंने अभी बोला। और ए आपका बात यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो ए कहाँ है, ठीक है ना। अब ए अगर देखिए तो ए, ये जो दिख रहा है ए, तो एंगल ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, ये पूरा अगर बात करें तो प्रिज्म के यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे आई की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये तो आपको पता ही है, एंगल ऑफ क्या होता है, इंसिडेंट। और ये आर की अगर बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, ठीक है। और ई यहाँ पे मैंने आपको बताया जो इमरजेंट रे है और नॉर्मल के बीच में क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। तो ये रहा आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। अब मैंने अभी बताया इसको अगर बैक टू को प्रोड्यूस कर दीजिएगा और ये इंसिडेंट रे के साथ यहाँ जो एंगल फॉर्म करेगा इस एंगल को आप कहिएगा एंगल ऑफ डेविएशंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़ो बच्चों। अ प्रिज्म बेंड्स रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस, तो बेस की तरफ ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, सब ये आपको क्या है, ये सारे के सारे ये प्रिज्म है, मतलब सारे के मतलब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और ये इसका बेस हुआ है ना, इसका बेस हुआ। तो सारे के सारे जो लाइट है वो किस तरफ बेंड करना शुरू कर जाता है, बेस की तरफ, ना कि ऊपर की तरफ, नीचे बेस की तरफ बेंड करता है। एंगल ऑफ डेविएशंस किसको कह सकते हैं, जिसको डी से मैंने बोला यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज द एंगल ऑफ बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशंस। अब यहाँ पे अगर चेंज करना चाहो इसके लिए एंगल ऑफ इमरजेंस के लिए, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। बात समझ में आ गया। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शंस लाइट डेविएशंस थ्रू द प्रिज्म। तो आपने ये प्रिज्म लिया, अब प्रिज्म लेने के बाद यहाँ पे आपने इंसिडेंट रे को फॉल करवाया और आपने देखा यहाँ पे ये सारे के सारे आपका पूरा एक्टिविटी नजर आया, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
डिस्पर्सन, अब लाइट क्या होगा, डिस्पर्स कर जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन जो डिस्पर्सन होता है बच्चों, वो होता है आपको स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जो होगा वो 7 कलर में, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक स्पेक्ट्रम में फॉर्म हो जाता है। जब लाइट अगर फॉल कराते हैं, ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड, व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तब यहां पे बोला गया है जो थ्रू अ ग्लास प्रिंट, किसके द्वारा पास कराओगे, ग्लास प्रिंट, इट्स स्प्लिट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर टू फॉर्म बैंड 7 कलर्स, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। या सिंपल से भाषा में बोल सकते हो, यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको बोल सकते हैं, जहां पे अगर लाइट स्प्लिट करा और जैसे ही अगर स्प्लिट करा तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर एंड फॉर्म ऑन बैंड या स्पेक्ट्रम, उसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट को पास कराया जाएगा तब, और वही लाइट जो है ना 7 कलर में, अगर बात करें व्हाइट लाइट का मतलब यहाँ पे वो पूरे व्हाइट नहीं, वो सिंगल कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो जो लाइट है जब पास कराया गया, जब वो लाइट पास करा तो पास करने के बाद उसमें से 7 कलर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर नजर आया था, आया था नहीं, आएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, जो एक तरीके से बैंड होता है जहां पे 7 कलर फॉर्म होता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी लिए, वैसे यहाँ पे देखा हुआ था ना, यहाँ पे एक बैंड की तरह ये 7 कलर दिख रहा है ना, यहाँ पे इस तरीके से, उसका मैं बात कर रहा हूं। आप यहाँ देखो बच्चों, बोला कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट लाइट को जब 7 कलर के हिसाब से जब फॉर्म किया जाता है वही क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। तो देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो आप देखो जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म हुआ ना, अब जैसे व्हाइट लाइट अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आप लेके अगर जाओगे बच्चों, जैसे ही अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट लेके गए, व्हाइट लाइट जाने के बाद इसमें पड़ा और इसमें से 7 कलर का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कहाँ पे, तो एक स्पेक्ट्रम पे ऐसे करके बैंड होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम, जहां पे 7 कलर का फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा रहता है, बोला गया एक्रोनियम किसको बोल सकते हैं, तो बोला कि इट इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंशियल कलर इट स्पेक्ट्रम। जो मैंने बोला यहाँ पे 7 कलर जो फॉर्म होगा स्पेक्ट्रम पे, उसमें जो 7 कलर होगा वो कौन कौन सा कलर होगा, तो यहाँ आप देख सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया विबग्योर, जिसको वी से वायलेट बोल सकते हैं, आई से इंडिगो बोल सकते हैं, बी से ब्लू बोल सकते हैं, जी से ग्रीन होगा, वाई से येलो हो गया, ओ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, और आर से क्या हो जाएगा, रेड। तो यहाँ पे आपका ये 7 कलर यही है। तो इस 7 कलर के लेटर को विबग्योर बोला गया, और इस विबग्योर को कहने के लिए आप क्या कहोगे, उसको एक्रोनियम कह सकते हो। एक्रोनियम क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, ये एक ग्रुप्स होता है अल्फाबेट्स का, जहां पे कलर का एक सीक्वेंस में लिखा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं विबग्योर। अब ये विबग्योर जो होता है वो 7 कलर को बताता है। यहां बच्चों आप एक बात ध्यान समझिए, एंगल ऑफ डिविएशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। मतलब ये, अगर कोई भी एंगल अगर मान लीजिए कॉम अगर डिविएट करेगा, अगर डिविएशन अगर कम है तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा। अगर डिविएशंस का एंगल बहुत ज्यादा है, अगर एंगल ऑफ डिविएशन अगर ज्यादा हो गया तो वेवलेंथ बहुत कम होने बनेगा। एंगल ऑफ डिविएशंस अगर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होता है, और वही अगर मान लीजिए वेवलेंथ अगर मान लीजिए कम हुआ तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिविएशंस क्या हुआ होगा, ज्यादा। अब इसके लिए आप रेड कलर का समझो, जो रेड जो कलर होता है वो एंगल ऑफ डिविएशंस की क्या बातें करते हैं, बहुत कम डिविएट करता है, और जब वो कम डिविएट अगर करता है तो उसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख बोला गया रेड इज द लीस्ट डिविएट, यहाँ पे रेड जो होता है वो बहुत कम डिविएट करता है, कलर एट हिज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसी वजह से रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है, और बहुत ज्यादा दूर तक जब जाता है वेवलेंथ रेड कलर का, इसी वजह से ट्रैफिक सिग्नल पे अगर कहें तो रेड कलर को सबसे पहले लगाया जाता है, ताकि रेड कलर देखते ही गाड़ी रुक जाता है। क्यों, उसको तो हम लोग बोल सकते हैं वो एंगर कलर बोला, एंगर मतलब रेड, ताकि उसको देखते ही गाड़ी क्या हो जाए, ब्रेक लगा दे, रुक जाए, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, दूर से ही नजर आता है। अगर दूर से नजर आएगा तभी तो कोई गाड़ी रुकेगा, नहीं तो पता चला नजदीक आके गाड़ी ठोक दिया, है कि नहीं है।
तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोला यहाँ पे जो रेड कलर जो होगा उसका एंगल ऑफ जो होता है डेविएशन बहुत कम होता है, वो बहुत कम डेविएशन करता है, वो बहुत कम डेविएट करता है। और जब वो कम डेविएट करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या बनाता है, बहुत ही ज्यादा बनाता है। अब यहाँ बच्चों रेड इज द लिस्ट डिविएट समझ में आ गया, वायलेट इज द मोस्ट डिविएट। जो वायलेट कलर की बातें कर रहे हैं, वायलेट कलर क्या होगा, ये वाला, ये इंडिगो है, ये वायलेट कलर क्या होगा, बहुत ज्यादा डिविएट कर जाता है। अब उसका एंगल ऑफ डेविएशन अगर मान लीजिए अगर ज्यादा है, अगर वायलेट कलर का अगर एंगल ऑफ डेविएशन अगर ज्यादा हुआ, डेविएशन अगर ज्यादा हुआ तो वेवलेंथ बहुत छोटा बनाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे यही है, जब वायलेट इज द मोस्ट डिविएटेड कलर सो इट हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि स्पेक्ट्रम पे नजर आ जाता है क्योंकि वो डिविएट बहुत कम करता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव दैट सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। तो आइजैक न्यूटन साहब जो थे सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहे जो कलर जो है वो 7 कलर, व्हाइट लाइट की बातें करें, जो व्हाइट लाइट जो बना वो जो सन का जो लाइट है, सनलाइट जो बना हुआ वो 7 कलर्स के बने हुए हैं। सनलाइट जो बने हुए हैं वो कितने कलर के बने हुए हैं, 7 कलर के बने हुए हैं। जब सन लाइट अगर 7 कलर के हैं, इसमें ध्यान समझिए, ही पासेस सनलाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब सनलाइट को जो है ना क्या किए, सनलाइट के जो रेज आते हैं उस सनलाइट के रेज को एक प्रिज्म के थ्रू पास कराए गए। पास करने के बाद बोला गया वहां पे फर्दर पुटिंग अनदर प्रिज्म, पहले तो वो पास कराए सनलाइट के, जिसकी वजह से प्रिज्म के द्वारा उसको बैंड पे कितना कलर मिले थे, 7 कलर। एक तो बात समझ में आ गया, जो उन्होंने प्रिज्म लिया, अब प्रिज्म पे सनलाइट के रेज को पास कराया और सनलाइट के रेज जो पास हुआ उसमें से 7 कलर नजर आए, और वो 7 कलर जो नजर आया वो स्पेक्ट्रम पे फॉर्म हुआ, और जैसे वो स्पेक्ट्रम पे फॉर्म हुआ वो 7 कलर था। उन्होंने अगेन क्या किए, इस बार लगाए थे प्रिज्म, यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा ऐसे करके, उसके बाद स्पेक्ट्रम के जस्ट बगल में वहां पे क्या किए, एक उल्टा प्रिज्म लगा दी, और जैसे उल्टा प्रिज्म लगाया वो फिर से जो 7 कलर था वो एक व्हाइट लाइट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आइजैक न्यूटन साहब, जो जिन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने अगर कहें तो सनलाइट के 7 कलर्स को एक तरीके से दिखाए प्रिज्म के थ्रू, ग्लास प्रिज्म के थ्रू उन्होंने दिखाए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बात करते हैं रेनबो, वन ऑफ द मोस्ट, अगर यहाँ पे अगर टॉपिक की बात करें जो कि क्या हम लोग का रेनबो है, रेनबो की अगर बात करें बच्चों तो रेनबो बोला गया यहाँ पे नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ पे ध्यान समझिए, रेनबो बोला कि रेनबो इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर्स एंड रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। सिंपल सी भाषा में बताते हैं, रेनबो जो हम लोग देखते हैं आसमान में वो मेन कारण होता है आपका रेन होने का। जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स होता है उस वाटर ड्रॉपलेट्स पे जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, जब बारिश होने की संभावना रहता है, बारिश की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बारिश होने के बाद या बारिश थोड़ा बहुत अगर हो जाता है उसके बाद अगर बात करें, जो वाटर ड्रॉपलेट जो आपको सस्पेंडेड नजर आते हैं, जो तैरते हुए नजर आते हैं, उसमें क्या होता है, सनलाइट पड़ता है, और जो वाटर है वो एक तरीके से आपका स्पेक्ट्रम, एक प्रिज्म की तरह यहाँ पे काम करेगा, स्पेक्ट्रम की तरह काम करता है। देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है, और जैसे ही यहाँ पे सनलाइट जाएगा, सनलाइट जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शंस, और यहाँ पे होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और जैसे ये दोनों चीजें अगर हुआ तो होने के बाद इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से भी बोल सकते हैं। और होने के बाद यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक हमको 7 कलर का रेनबो नजर आता है। जैसे मान लीजिए अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, इसके पीछे अगर मान लीजिए प्रोड्यूस कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 7 कलर का रेनबो नजर आएगा। इधर ऑब्जर्वर है, इधर मान लीजिए ऑब्जर्वर है, इधर आंख से आप जो है ना मान लीजिए अगर आप देख रहे हो, ठीक है। तो बोला कि यहाँ पे जैसी सनलाइट अगर मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ा, जैसी सनलाइट का अगर लाइट अगर वाटर ड्रॉपलेट्स पे अगर पड़ेगा तो यहां से ये लाइट जैसी आएगा तो आने के बाद ये जो आपको डेंसर मीडियम दिख रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स को आप क्या कहेंगे,
डेंसर मीडियम। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या कहेंगे बच्चों, ये डेंसर मीडियम है। और ये डेंसर मीडियम से अगर मान लीजिए उसी में लाइट अगर बेंड करा, ऐसे करके आया और आने के बाद इसी तरफ अगर मुड़ गया, ठीक है ना, तो आप समझ जाना वो आपका डेंसर मीडियम से डेंसर में ही आने को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बोला जाता है। अब मान लीजिए इधर से कोई भी अगर देख रहे हैं, इसको जो है इस तरफ जो है ना उसको 7 कलर का रेनबो नजर आएगा। वैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, इधर से आंख यहाँ से देख रहे हैं। अच्छा देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, सनलाइट का अपोजिट में ही आपको जो नजर आएगा यहाँ पे अगर कहें तो रेनबो। ठीक है, क्या लिखा हुआ, रेनबो इट इज ए नेचुरल बोला गया स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर्स। रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। सन के अपोजिट में, अब ये सन है तो सन के अपोजिट में होगा, इस डायरेक्शन से, इधर नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ ही नहीं होगा, अपोजिट में होता है। ठीक है, इसके 3 फिनोमेना है। रेनबो की अगर बातें करें बच्चों तो बोला गया द 3 फिनोमेना विच आर इन्वॉल्व इन द रेनबो फॉर्मेशंस। डिस्पर्सन, डिस्पर्शंस मैंने बता दिया, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शंस और इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से, रिफ्रैक्शंस की वजह से और डिस्पर्शंस की वजह से क्या होता है, हम लोग का 7 जो कलर है, 7 जो कलर होते हैं रेनबो में, वो नजर आता है। ठीक है, तो रेनबो कलर का जो फॉर्मेशन हुआ वो मेन कारण होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस, ये तीनों मिलके बनाता है हम लोग का रेनबो का फॉर्मेशंस। और यहाँ पे जो इंटरनल जो रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चों, ये इंटरनल रिफ्लेक्शंस यही है, यहाँ पे अंदर में गया और इसके अंदर ही बेंड करके बाहर निकल गया, डेंसर मीडियम में पास किया और डेंसर में ही यहाँ पे एंगल बना के वो लौट गया। तो यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शंस हुआ, और जहां पे अगर इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है वहां पे जो है ना आप कह सकते हो यहाँ पे एक तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रेनबो फॉर्मेशंस के लिए आपको ये ध्यान रखने हैं बच्चों। ठीक है, बाकी बात यहाँ पे 3 जो है ना मेन फेनोमेना दिया गया रेनबो फॉर्म करने का। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये बात तो समझ में आ गया जो रेनबो कैसे फॉर्म होते हैं। तो रेनबो फॉर्म होते हैं आफ्टर बारिश या आफ्टर रेन, जब वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड रहते हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, उस पर सनलाइट पड़ा और सनलाइट पड़ने के बाद जो उसको हम मान लेंगे वो रे ऑफ इंसिडेंट हुआ, और वो जो रे ऑफ इंसिडेंट हुआ वो वाटर ड्रॉपलेट्स में ही क्या कर जाता है, वहीं पे वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, वहीं पे क्या कर जाता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है। और जैसे वो रिफ्रैक्ट करेगा तो वो इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रेनबो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, आगे समझिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बोला जाता है बच्चों जहां पे डेंसर मीडियम से ही लाइट को जब पास किया जाता है और डेंसर मीडियम ही जाके उसके रिफ्रैक्टेड रे निकल के आता है, तो उसको आप बोल सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसका मेन वजह होता है क्रिटिकल एंगल। अभी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जहां पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो ध्यान सुनो, लाइट शुड बी इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए हमेशा ध्यान रखना है लाइट को कहां से पास करना पड़ेगा, डेंसर मीडियम से। और लाइट अगर डेंसर मीडियम से अगर पास हो रहा है रेयर मीडियम के लिए, तभी होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। The angle of incidence should be exceeds critical angle. Light reflect in the denser medium. Light जो है ना बोला कि यहाँ पे angle of incidence should be exceed, ज्यादा हो जाए critical angle. The light reflect into the denser medium. आप इसको critical angle किसको कह सकते हैं, तो मैंने अभी बताया जो critical angle बचा बताइएगा, the angle incidence which the angle of refractions is 90 degree। यहाँ पे देख सकते हो इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड। अगर ये बोला गया इसके बीच में अगर 90 डिग्री अगर फॉर्म करा तो क्रिटिकल एंगल, जैसे देखिए स्ट्रेट हो गया ना, अभी अगर स्ट्रेट हुआ तो देखो ये एंगल और ये एंगल, अगर ऐसे करके अगर मान लीजिए अब नॉर्मल अगर बना देते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। और यहीं पे माना जाएगा यहाँ पे, जहां पे भी अगर 90 डिग्री अगर हो जाता है तो समझ जाना वहां पे क्रिटिकल एंगल है। और जहां पे अगर क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों वहीं पे हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एक्सीड क्रिटिकल एंगल। यहाँ देख सकते हैं इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, एक्सीड्स कर गया, बढ़ गया, और ये नॉर्मल मान लीजिए हम यहाँ पे स्ट्राइक करा, ये और ये डिग्री जो हुआ वो 90 डिग्री हुआ, और ये यहाँ तक माना जाएगा, ये आपका मान लिया जाएगा क्रिटिकल एंगल। ये आपको बात समझ में आ गया।
आगे समझते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम लोग किसको कह सकते हैं बच्चों? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला गया द रिफ्रैक्शंस बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। बहुत सारे लेयर जो होते हैं एटमॉस्फेयर में और उसके वजह से बहुत ज्यादा चेंज हमको देखने को मिलता है, उस रिफ्रैक्शंस को क्या बोल सकते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा जो एटमॉस्फेयर में 5 टाइप्स के लेयर्स होते हैं एटलीस्ट, और वो जो 5 टाइप्स के जो लेयर होते हैं ये आपको अलग अलग लेयर को जब पास करके जब लाइट आते हैं तो वहां पे वो मीडियम को अगर कहें तो उसको जो है ना अलग अलग मीडियम से उसको गुजरना पड़ता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस हुआ। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्शंस बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। apparent flickering of object placed behind a hot object of fire, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से होता है। कह रहा यहाँ पे ये कहना चाह रहे apparent flickering मतलब मान लीजिए आप कोई भी जो है ना गर्म चीज है, जैसे मान लीजिए आप एक जगह पर आग लगा दो, ठीक है ना, मतलब कुछ चीज का आग लगा दो, कहीं किसी चीज का लकड़ी का मान लो, ठीक है ना। अब लकड़ी में जैसे आप आग लगाए हो एक तरफ, उस तरफ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आप रख दो या किसी इंसान को बोलो खड़े रहने के लिए उस तरफ, आग के उस तरफ, और जब आप इस तरफ से आप ऑब्जेक्ट को मतलब जो इंसान को आपने उस तरफ रखा है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब आप उसको देखने की अगर कोशिश अगर करोगे तो आपको फ्लिकरिंग करते हुए नजर आएगा, इस तरीके से है ना डांस करते हुए नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस लग चुका है, ठीक है। अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द हॉट। आप देखिए वो जो ऑब्जेक्ट है जो जिसको मैंने बोला यहाँ पर रखने के लिए, वो तो उसी स्थिति में होगा जिस स्थिति में उसको खड़ा रखा गया या बैठा रखा गया, लेकिन हम लोग को क्या नजर आता होगा? वो इधर है, कभी इधर जा रहा है, कभी फ्लिकरिंग कर रहा है, वो इधर से डांस करते हुए नजर आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रहता है। स्टार्स नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशंस। ये भी बोला गया स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं बहुत दूर पे होते हैं, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस की वजह से क्या होता है, जब हम लोग को लगता है जो स्टार्स है ना यहाँ पे, लेकिन स्टार्स में एक्चुअल जो रहता है वो कहीं और होता है, लेकिन अपरेंट पार्ट नजर आता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब ट्विंकलिंग करना, ठीक है ना। जो ट्विंकलिंग करना जो होता है उसका भी मेन कारण क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, जो 2 मिनट पहले हम लोग को लगता है सनराइज हो चुका है या 2 मिनट लगता है बाद में सनसेट हो चुका है, उसका भी मेन कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से ही होते हैं। अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क, और जो अलग अलग जो कलर्स होते हैं सन डिस्क की अगर बातें करें वो भी एटमॉस्फेरिक के। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये इतने सारे कारण, लगभग में 5 यहाँ पे मैंने कारण बताया, जिसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से ही आपको नजर आते हैं। यहां पे सबसे पहली बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। अब यहां पे देखो स्टार्स को ध्यान से देखो, ये एक्चुअल पोजीशन यहां पे स्टार का है। अब यहां पर मान लीजिए अर्थ पे से कोई इंसान अगर देख रहा है तो इसको लग रहा है जो स्टार यहां पे, एक्चुअल पोजीशन स्टार का यहां पे, लेकिन उसके आंख में यहां पे नजर आ रहा है, ये अपरेंट पोजीशन है। स्टार एक्चुअल में यहां पे है, लेकिन अगर बात कहा जाए तो इस बंदे को ऑब्जेक्ट जो नजर आ रहा है, ये जो स्टार नजर आ रहा है यहाँ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये नॉर्मल अगर मान लीजिए बहुत बार यहाँ पर अगर लिया जाए तो यहाँ पर नॉर्मल क्या, जब जब वो स्ट्राइक पड़ा, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से, मतलब बहुत सारे लेयर्स होने की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो बेंड कर गया, ये बेंड करते हुए नजर आ रहा है, ऐसे करके बेंडिंग हो गया, लेकिन इसको नजर आ रहा है ऐसे सीधा करके। इसमें भी हम कह सकते हैं ये रिफ्रैक्टेड। द स्टार्स व्हेन सीन नियर द हॉरिजॉन्स, ठीक है, अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। इसमें भी मेन कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक इज जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोला गया यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप से लेकर अगर बॉटम की अगर बातें करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, ठीक है। अगर ऊपर से लेकर नीचे की तरफ अगर आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बढ़ेगा। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम a star near the horizons has to travel from rare to denser। जब रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो बेंड कर जाता लाइट, आपको तो पहले से मालूम है। जब अगर रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम अगर आता है तो लाइट बेंड कर जाएगा नॉर्मल्स की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। सो एज रिजल्ट द स्टार अपीयर्स
हायर, तो इसके वजह से स्टार्स यहाँ नहीं होने की वजह से ये स्टार यहाँ पर नजर आता है, हायर पोजीशंस पे नजर आता है। इसका भी मेन कारण होता है आपका वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से स्टार्स जो है ना आपको जहां पे होना चाहिए एक्चुअल पोजीशन, वो एक्चुअल पोजीशन जहां पे दिखता है वो होता नहीं है, कहीं और होता है, ठीक है ना, वो हमको कहीं और से नजर आता है, वो अपने हायर पोजीशंस पे नजर आता है, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट की अगर बातें करें तो बोला गया यहाँ पे द सन अपीयर अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज। तो पहले 2 मिनट पहले ही क्या हो जाता है, सनराइज हो जाता है। और 2 मिनट पहले ही अगर सनराइज की बातें कर रहे हैं, क्यों होता है यहाँ पे ध्यान समझो, ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन की बातें हम लोग कर रहे हैं, तो मान लीजिए स्टार्स यहाँ पे नजर आ रहे, सन की बात करें ना, सन यहाँ पे नजर आ रहा है। अब सन यहाँ पे और यहाँ पे होने की वजह से जब ये इसको ऐसे देखकर बेंड करके नजर आता है, लेकिन ये अपरेंट पार्ट, ये अपरेंट पार्ट, ये एक्चुअल में यहीं पे है सन यहीं पे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं सनराइज हो चुका है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से, ये किसकी वजह से हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। द सन अपीयर अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज एंड द सन रिमेन विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, ठीक है। When the sun is below the horizon, the ray have passes from the rare to denser medium. So ray bends towards the normal. अगर हम लोग डेंसर से नॉर्मल, रेयर टू डेंसर, अब रेयर से डेंसर की अगर बातें कर रहे हैं तो यहाँ बोला गया जो लेयर ऑफ एयर के हिसाब से डेंसर मीडियम, सो रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो एज रिजल्ट सन अपीयर हाई एंड देन इट्स एक्चुअल पोजीशंस। इस फेनोमेना को भी हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस काउजेज डिले सनसेट एंड एडवांस सनराइज की बातें करें बच्चों, तो बोला गया द सन अपीयर्स टू राइज 2 मिनट्स अर्लियर, 2 मिनट पहले ही जो है ना सनराइज हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल की वजह से, और 2 मिनट पहले, ये बाद में हम कह सकते हैं यहाँ पे डज रियलिटी नजर आता है। तो 2 मिनट बिफोर और 2 मिनट आफ्टर यहाँ पे बातें कहा जाता है। इसका मेन कारण है हॉरिजॉन्टल लाइन का होना, अब मेन कारण हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शंस होना। तो जहां पे भी अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस होता है तो वहां पे यही बातें नजर आता है। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की अगर बातें करें तो यहाँ पे भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस ही है। तो बोला कि स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस, बात तो सही है, हम लोग बहुत दूर जो है ना स्टार्स नजर आते हैं। सो दे बिहेव एज पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट, लाइट फ्रॉम a star appear to come from different डायरेक्शन। जब डिफरेंट डायरेक्शंस की अगर बातें करें, यहाँ पे फिजिकली कंडीशंस ये बताया गया अर्थ के हिसाब से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो लगने वाला है। जैसे आप यहाँ देखो, ये आपका एक्चुअल पोजीशंस है, ठीक है ना। अब ये एक्चुअल पोजीशंस यहाँ पे नजर आता है स्टार्स का, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से इसके अपरेंट पार्ट हम लोग देख पाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं लाइट क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है, सॉरी बोल रहे हैं यहाँ पे स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है, मतलब टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमा नहीं रहे, वो क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कभी बुझ रहा है, कभी आ रहा है, कभी बुझ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज, मतलब अगर टॉप से लेकर बॉटम की अगर बातें करें, टॉप टू बॉटम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और बॉटम से अगर टॉप पे जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द फ्लक्चुएशंस ऑफ अपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार, द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार आल्सो वेरी ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे चेंज होना एटमॉस्फेयर का, द स्टार अपीयर ब्राइट व्हेन मोर लाइट फ्रॉम ए स्टार रीचेज आवर। तो जैसे ही बोला कि यहाँ पे अगर स्टार्स अगर अपीयर होते हैं, अगर बहुत ज्यादा अगर स्टार से बचे होते क्या होता है, ब्राइट दिखता है हम लोग को, ठीक है ना। एंड सेम स्टार अपीयर डल, और उसी तरफ अगर देखें जो सेम स्टार से कभी नजर आता है डल, व्हेन लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेज आवर आईज, तो कभी दिखता है वो लाइट तो बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आता है जब क्लियर रहा, और नहीं तो फिर डल नजर आता है। तो बोथ दीज इफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार। ये जो मैंने कंडीशंस बताया है, ठीक है ना, ये जो रिस्पॉन्सिबल बताया है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार। एक के रीजन हम फिलहाल आपको समझ जाइए, एक मेन रीजन होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का होना, ठीक है ना, और अलग अलग पोजीशन से रे ऑफ लाइट का आना, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग का जो स्टार्स होते हैं वो फ्लक्चुएशंस करते हैं, और वो हम लोग क्या करता है, एक तरीके से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप बोलेंगे व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकलिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां बोला गया है जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करता है,
द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर नॉट अ सोर्सेज ऑफ लाइट, क्योंकि इसके पास सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं होता है। वैसे स्टार्स के पास खुद की लाइटें होती है, लेकिन अर्थ बोल रहे हैं यहाँ पे, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके पास खुद की लाइटें तो है नहीं। जब इसके पास खुद की अगर लाइटें नहीं है बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये ट्विंकलिंग नहीं कर सकता है। बोला कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्ट लो इंटेंसिटी, इसके पास जो इंटेंसिटी की बातें करें, लाइट की बातें करें, बहुत ही कम होता है, इसके जो फिक्स पॉइंट होगा वो नहीं हो पाता है। सो ऑल्सो दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड टू सस्टेन लार्ज एंगल ऑफ द आईज ऑब्जर्व दस द अपरेंट शिफ्ट देयर पोजीशन, उसके अपरेंट पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। नोटिसेबल ये होता है अंडर लो इंटेंसिटी होता है इसमें, जिसके वजह से क्या होता है, बोला लाइट फ्रॉम दिस प्लैनेट्स, और इसके कारण हम कह सकते हैं प्लैनेट्स क्या करता है, वो ट्विंकलिंग नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास सोर्स ऑफ लाइट नहीं, इंटेंसिटी नहीं है, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, बिखर जाना। जब लाइट अगर स्कैटर अगर कर रहा है, लाइट अगर स्कैटरिंग अगर कर रहा है, तो स्कैटरिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, बोला कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस बाय कोलाइड पार्टिकल्स। स्कैटरिंग जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी, जितना अगर एंगल ऑफ डेविएशन अगर ज्यादा होता है तो उतना ही कम जो है ना वेवलेंथ, ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन तो कम, आपने क्या सुना, वेवलेंथ। यहाँ पे कहा गया है जितना ज्यादा अगर स्कैटरिंग करा, तो स्कैटरिंग क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है यहाँ पे वेवलेंथ का। ज्यादा स्कैटर करा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कम अगर स्कैटरिंग करेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे टिंडल इफेक्ट आते हैं। अब टिंडल इफेक्ट देखिए क्या होता है, तो बोला गया है व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ क्वालाइड्स, आपने सुना होगा वर्ड्स क्वालाइड्स के मतलब, यहाँ पे लाइट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से स्प्लिट हो जाता है। और जब लाइट अगर स्प्लिट अगर हो जा रहा है, तो बोला गया यहाँ पे व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ क्वालाइड इट्स पाथ बिकम विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। एग्जांपल देखिए, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट एंटर्स डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू अ स्लिट या वेंटिलेटर। आपने सुना होगा, समझा होगा, देखा भी होगा, जब आपके घर में खिड़की के द्वारा या वेंटिलेशन जो होता है उसके द्वारा जब सन के लाइट अगर आते हैं, तो जो सन का लाइट जब आता होगा तो एक डस्ट पार्टिकल्स पूरे तरीके से घूमते हुए नजर आता है। और वही जो घूमते हुए जो नजर आता है डस्ट पार्टिकल्स सन के रेज के द्वारा, जो खिड़की के द्वारा आता है या किसी भी हॉल के द्वारा अगर आ रहा है, तो समझ जाना वो क्वालाइड पार्टिकल्स है, वो एक टिंडल इफेक्ट्स है। ठीक है ना, ये बातें आपको समझ में आ गया। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे बोला गया है जब पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट एंटर्स अ डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू द स्लिट या वेंटिलेटर्स। पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू द डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। आप कभी भी फॉरेस्ट गए अगर होंगे सुबह सुबह, तो आप देखे होंगे जब मॉर्निंग टाइम में जब फॉगी टाइम होता है, फॉग मतलब कुहासा टाइप का नजर आता होगा, वो भी क्या है, एक तरीके से टिंडल इफेक्ट है। आप इसको देखो, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से फॉगी टाइप का नजर आएगा। ठीक है ना, अब सन का लाइट उधर से आ रहा है, लेकिन मॉर्निंग टाइम में आपको नजर आ रहा है फॉगी टाइप का है, मतलब वहां भी क्या है, आपको टिंडल इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया क्या हो सकता है, तो ये स्कैटरिंग की वजह से होता है, लाइट स्कैटर कर जाता है। अब बोला कि जब लाइट पासेज किया जाएगा क्वालाइड से, जब लाइट पासेज होगा क्वालाइड से, आप मिल्क से अगर मान लो वाटर से लाइट अगर पास कराओगे तो हो सकता है लाइट पास कर जाए, लेकिन आप मिल्क लो ग्लास में, और जैसे अगर मिल्क लिया अगर ग्लास में, तो आप उस पर अगर टॉर्च की लाइट अगर पास कराने की कोशिश करोगे तो नहीं पास होगा, वो पूरी तरीके से स्कैटर कर जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। डिपेंड्स ऑफ कलर ऑफ ए स्कैटरिंग लाइट। बोला गया है इफ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हल्का फुल्का है, द स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ। आपको मैंने अभी बताया था जो ब्लू कलर का अगर बात करें, वॉयलेट कलर की बातें करें, उसका जो वेवलेंथ होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना, तो क्या स्कैटर मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर बोला गया मेनली रेड कलर लॉन्गर वेवलेंथ होता है। रेड कलर का अगर बात करें वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉन्गर बनाता है। व्हेन लार्ज पार्टिकल्स अगर हुआ, लार्ज पार्टिकल्स अगर हुआ तो कलर्स बोला गया लाइट दैट इज व्हाई इट अपीयर व्हाइट, जो कि हम लोगों ने व्हाइट लाइट के बारे में देखा, जो कि 7 कलर के फॉर्मेशंस करते हैं। Wavelength of red light is about 1.8 times to that blue light। जो वेवलेंथ होता है रेड लाइट का बच्चों, जो वेवलेंथ होगा रेड लाइट का, वो बोला कि 1.8 1.8 जो टाइम्स होता है वो ब्लू कलर से ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंगर साइन आर मेड
इन रेड कलर। जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है, जो रेड कलर जो होता है उसको एंगर इसीलिए बोला जाता है ताकि वो नजर आए ट्रैफिक के लिए। जो रेड इज द लिस्ट स्कैटर करता है कलर, रेड जो कलर होता है वो बहुत ही कम स्कैटरिंग करता है, बहुत कम बिखरता है, ठीक है ना। उसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। सो रेड इज द लिस्ट स्कैटर कलर, इट इज द लिस्ट स्कैटर बाय फॉग एंड स्मोक कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। चाहे फॉग रहे, कुहासा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन जो रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा बहुत दूर तक जाता है। और जैसी अगर वेवलेंथ अगर उसका दूर तक जाएगा तो वो ट्रैफिक सिग्नल के लिए सही रहता है, ताकि वो सही तरीके से दूर तक वाले किसी भी इंसान को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। इसी वजह से बोला गया डेंजर साइन जो है मेड किया जाता है, जो खतरा का जो घंटी है वो रेड है, ठीक है ना। खतरों का अगर बातें करें, जो रेड जो लाइट होता है दे दिया जाता है भाई, क्योंकि ये रेड जो जोन है, सॉरी रेड जो अगर बातें करें लाइट जो होता है वो दूर से ही नजर आ जाता है, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ स्काई अगर बात करें क्या है, बोला कि अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स। हल्का फुल्का आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत हल्का फुल्का यहाँ पे पार्टिकल्स होता है। अब ये होने की वजह से बोला गया वाटर वेपर होता है और गैसेज भी होता है। These particles are more effective scattering of light, और ये और भी इफेक्टिवनेस बना देता है, और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। एक तो हल्का पहले से ही होता है, ठीक है ना, पहले से ही क्या होता है, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स होता है। अब जैसे वो वेरी फाइन होता है, हल्का होता है, और जिसकी वजह से और वाटर वेपर और ये सब गैसेज होने की वजह से इसके और इफेक्टिव हो जाता है, और ये क्या होता है लाइट वहां पे स्कैटर करना शुरू कर जाता है। जब ये स्कैटर करेगा इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, छोटा बन जाएगा, सिमिलरली ब्लू देन लार्जर वेवलेंथ, सो द स्काई अपीयर ब्लू, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्काई है ना हम लोग को ब्लू नजर आना शुरू हो जाता है। दीज पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि इसके वेवलेंथ क्या होता है ब्लू कलर का बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। जब वेवलेंथ अगर छोटा होगा तो स्कैटरिंग इसका बहुत ज्यादा हुआ होगा। जब ये स्कैटरिंग करेगा पूरे तरीके से बिखरा हुआ ब्लू ब्लू ब्लू, तो कैसा देखेगा, तो ब्लू ही नजर आएगा ना, इसी वजह से ये पूरा ब्लू नजर आते हैं। आप यहां समझो बच्चों, रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज ऑफ सनसेट, बोला कि व्हाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड। क्या बोला गया, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जो सुबह में सन जो होते हैं वो रेड कलर के नजर आते हैं, ऑरेंज कलर के नजर आते हैं, लेकिन वही दोपहर में अगर बात करें तो दोपहर में पूरी तरीके से व्हाइट कलर नजर आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे व्हाइल सनसेट और सनराइज के समय आपको जो नजर आता है कलर वो सन का, वो कैसा नजर आता है, एपियर हो जाता है चारों तरफ रेड, चाहे सनराइज होता हो या सनसेट होता हो। तो जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो उस केस में, दोनों केस में जो है ना, सन क्या होता है पूरे तरीके से या तो रेड देखने को मिलता है तो ऑरेंज टाइप का। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सन इज नियर हॉरिजन, क्योंकि उस समय वो नजदीक होता है हॉरिजन का। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, नजदीक होता है हॉरिजन का। द सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस, और सन का जो लाइट है वो ट्रेवल करते हैं बहुत ज्यादा दूर तक। सो दिस डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर, due to this most of the blue light shorter wavelengths are scattered so away from the particles. These are the light of longer wavelength, the red color will reach our eyes, क्योंकि आपको मैंने बताया इसके वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर सन का लाइट अगर मान लीजिए मॉर्निंग टाइम में अगर हम लोग को दिखता है रेड, या सनसेट में भी अगर दिखता है रेड, इसका मतलब इसीलिए क्योंकि जो रेड कलर का जो हॉरिजन के नजदीक से गुजरता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए जो ब्लू कलर का जो होता है लाइट, उसका वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्टर होता है। वही अगर वो स्कैटर बहुत ज्यादा कर जाता है, ब्लू कलर की बात करें क्या होता है, स्कैटरिंग बहुत ज्यादा कर जाता है। वही बच्चों अगर आप बात करें यहाँ पे द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जिसको क्या बोलते हैं रेड कलर, जिसके वजह से रेड कलर की वजह से जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ की ज्यादा होने की वजह से हम लोगों को आंखों को क्या दिखता है, कैसा दिखता है, रेड दिखता है, ठीक है। तो ब्लू स्कैटर अवे सन अपीयर्स, तो सन के अपीयर्स की वजह से, सनलाइट की वजह से जो ब्लू कलर की बातें करें उसका वेवलेंथ तो वैसे भी छोटा होता है। तो जैसी सनलाइट अगर पड़ेगा अर्थ पर, आसमान में अगर बातें करें एक तरीके से, तो क्या होगा, सनलाइट के पड़ने की वजह से जो आपका ब्लू कलर है जो स्कैटरिंग हो चुका है, इसका वेवलेंथ ज्यादा नहीं है, तो उसको पड़ने से वो तो वैसे भी गायब कर देगा।
अब बच गया रेड। तो रेड जो है ना ये नजदीक होता है, सन जो होता है अगर बातें करें यहाँ पे वो नजदीक होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस का, जो रिफ्लेक्ट करके जो है अर्थ जो हम लोग का सरफेस एटमॉस्फेयर जो लेयर है वहां पे जो है ना हम लोग को नजर आता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ रेड का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग को जो है ऑब्जर्वर जो होते हैं जो सन रे नियर ओवरहेड लेस ब्लू स्कैटर करता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जो ऑब्जर्वर है वो हम लोग को यहाँ पे दिखता है, बोला गया रेड, बोला गया सनसेट मोर एटमॉस्फेयर मोर स्कैटरिंग, ऑरेंज या रेड स्काई और सन दिखेगा। नून मतलब दोपहर की बात करें तो बोला यहाँ पे जो लेस एटमॉस्फेयर होता है लेस स्कैटरिंग होता है, इसी वजह से ब्लू स्काई और येलो सन नजर आता है। ये आपको नोट कर लेने हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सनसेट की अगर बातें करें मोर एटमॉस्फेयर मोर स्कैटरिंग और इसका कलर ऑरेंज रेड और स्काई सन हो जाता है। वही अगर बात करें दोपहर का तो बोला कि लेस एटमॉस्फेयर होता है लेस स्कैटरिंग होता है ब्लू स्काई होता है और येलो सनसेट आपको नजर आएगा, सन नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। आगे समझते हैं बच्चों। एक यहाँ पे बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा गलती यहाँ पे की है, मिस्टेक किए क्वेश्चंस को, जो कि मैंने एग्जांपल्स दिया था फोकल लेंथ के हिसाब से और पावर ऑफ लेंस, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला आपको बता तो दिया, आंसर तो आपको उतना होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया गया पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ होता है ना। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया था, मैंने इसको चेंज करके आपको नहीं बोला था, इसीलिए मैं यहाँ को करेक्ट करके बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो F इक्वल्स टू पावर ऑफ लेंस, क्योंकि आपको क्या लिखा है द पावर ऑफ लेंस x अगर है -2.5। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, अब यहाँ पे लिखो आपको फोकल लेंथ निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, मुझे फोकल लेंथ निकालना था और मैं यहाँ पे फोकल लेंथ छोड़ दिए थे, यहाँ फोकल लेंथ की जगह पे मैंने यहाँ पे पुट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है तो पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है, तो पावर ऑफ लेंस जैसे यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो 1/, अब लगा सकते हो -2.5, अब इसके रिमूव करेंगे ऊपर 10, अब ये -10/25 हुआ तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका -0.4 मीटर। अब इसको जब कन्वर्ट करोगे तो 0 पॉइंट जो था 4 मीटर था 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 40 सेंटीमीटर का आपको नेगेटिव बनेगा, जो कि बोला गया है। बाकी बात सारी चीजें सेम है, बस ये मैंने आपको बताया था जो F फॉर्मूला मैंने सही लगाया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इसको चेंज ऐसे नहीं लिखा था, बस वैसे ही छोड़ दिया था, बस यही मेरा गलती था। मुझे अभी ध्यान आया बनाते बनाते पढ़ाते पढ़ाते मैंने वहां पे गलती किया। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। अगर आपको इस सारे के सारे टॉपिक अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अभी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।